नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल डीसी ज्योग्राफी क्लासेस में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी का कंप्लीट PYQ सीरीज़ का आज पार्ट 3 है, भाग 3 है। हम लोगों ने इकोनॉमिक ज्योग्राफी का भाग 1 और भाग 2 कर चुके हैं। आज हम लोग भाग 3 करने वाले हैं। तो आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगेगा। सेशन को देखने से पहले अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें सेशन को, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर आज का पहला प्रश्न। हीरे का मौलिक रूप क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कोयला। यानी जो हीरा है इसका मूल रूप क्या है? कोयला, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग हीरे के बारे में कुछ जान लें, ठीक है। बेसिकली हम लोग जानते हैं कि हीरा सफ़ेद चमकदार होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हीरे कई रंग के होते हैं, नीले भी होते हैं, लाल भी होते हैं, हरे भी होते हैं। और हीरे में जो कलर आ जाता है, ये कलर उसके इम्प्योरिटी से आता है, अशुद्धता के कारण। जो प्योर होता है वो इस प्रकार का होता है, सफ़ेद और चमकदार, ठीक है। अब जो हीरा है यह कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है, ठीक है। हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। और प्रकृति में, हमारे नेचर में जितने भी तत्व हैं उन सारे तत्वों में सबसे कठोर तत्व को माना जाता है, ठीक है। हीरा को सबसे कठोर तत्व, यानी कि किसी भी चीज़ को काटने के लिए उसमें हीरे का उपयोग किया जाता है। ये कितना भी कठोर कोई वस्तु क्यों ना हो, उसको काटने में ये मदद करता है, ठीक है। भारत के मध्य प्रदेश का जो पन्ना क्षेत्र है, ठीक है, भारत का जो मध्य प्रदेश का पन्ना रीजन है, उस क्षेत्र में हीरे का खान है। और यही एकमात्र भारत का खान है जहाँ से हीरे का प्रोडक्शन यानी उत्खनन किया जाता है, ठीक है। अगर बात करें सबसे बड़े मंडी की यानी बाज़ार की, तो हीरे का सबसे ज़्यादा कारोबार जो होता है वो मुंबई में होता है, ठीक है। अब जो हीरा है इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डायमंड, जो कि एक ग्रीक शब्द एडमास से लिया गया है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है अजेय और अविनाशी, मतलब नष्ट नहीं होने वाला, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आपको ध्यान रखना है, ये जो मध्य प्रदेश का पन्ना जो क्षेत्र है, एक मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व भी है, तो वही क्षेत्र में भारत का एकमात्र हीरे का जो प्रोडक्शन होता है, माइनिंग होता है, वो इसी क्षेत्र में होता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके स्क्रीन पर। पीली क्रांति किस फसल के उत्पादन से संबंधित है? ध्यान से पढ़िएगा। पीली क्रांति, येलो रेवोल्यूशन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पीली क्रांति, ऑप्शन नंबर ए, तिलहन उत्पादन। तिलहन मीन्स जितने भी पौधे जिनके बीज से तेल का उत्पादन होता है उसे तिलहन कहते हैं, है ना। अब कोई भी क्रांति, जैसे हरित क्रांति ही हुआ, श्वेत क्रांति हुआ, ठीक है, नीली क्रांति हुआ, तो ऐसे क्रांति का ज़रूरत क्यों पड़ा? आखिर इन सारे क्रांतियों की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो उसके पीछे रीज़न है, जैसे कि अभी इंडिया में बहुत ही फेमस है आत्मनिर्भर भारत, है ना, आत्मनिर्भर भारत। तो इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, कि सेल्फ डिपेंडेंसी, आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए हम किसी अन्य देश से आयात हमको ना करना पड़े, इसीलिए इन सारे चीज़ों को अवेलेबल, यानी कि आप फूड से संबंधित, खाद्यान्न से संबंधित देख लीजिए तो हरित क्रांति, मत्स्य उत्पादन में देख लीजिए तो नीली क्रांति,
दूध उत्पादन में देख लीजिए तो सफ़ेद क्रांति, मतलब हर चीज़ से जो हमें आयात करना पड़ता था, जैसे दूध आयात करना पड़ रहा है, तेल आयात करना पड़ रहा है, ठीक है, मछली आयात करना पड़ रहा है, तो इन सब से बचने के लिए हम अपने ही देश में ऐसी क्रांति क्यों ना कर दें कि हमारा जो उत्पादन है वो बढ़ जाए और हम दूसरों को निर्यात कर सकें। इस उद्देश्य से इन क्रांतियों का भारत में लाया गया। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं पीली क्रांति, जो कि तिलहन उत्पादन से संबंधित है, सरसों, इसमें सूर्यमुखी, जितने भी पौधे हैं जिनसे तेल का उत्पादन होता है ना। अब यहाँ कुछ और हरित क्रांति हमने आपके लिए लाया है, जैसे हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित, लाल क्रांति मांस या टमाटर के उत्पादन से संबंधित, काली क्रांति यानी ब्लैक रिवॉल्यूशन पेट्रोलियम से रिलेटेड है, ब्लू रिवॉल्यूशन मत्स्य उत्पादन, सिल्वर रिवॉल्यूशन अंडा से संबंधित है, अंडा उत्पादन से, वाइट रेवोल्यूशन दुग्ध उत्पादन, और पिंक रेवोल्यूशन जो कि प्याज उत्पादन से संबंधित है। तो इन सारे से प्रश्न एक न एक पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा, हाँ, और ये जितने भी हम प्रश्न आपको करवा रहे हैं ये PYQ है, हर TGT और PGT में पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। अरेबिका और रोबेस्टा किसकी किस्म है, ठीक है। जो अरेबिका है और रोबेस्टा ये टाइप है, यानी कि प्रकार है। तो किसके प्रकार है, तो ये कॉफ़ी का प्रकार है, ठीक है, ये कॉफ़ी का टाइप है, अरेबिका और रोबेस्टा, ठीक है। अब ये जो अरेबिका है ना, सॉरी यहाँ अरेबिका होगा, अरेबिक लिखे हैं, तो अरेबिका जो है ये लैटिन अमेरिका में, कहाँ पे, लैटिन अमेरिका में, और जो रोबेस्टा है, ठीक है, ये अफ्रीकी देशों में, ठीक, ये लैटिन अमेरिका में और ये अफ्रीकी देशों में उगाया जाता है। अगर हम बात करें अरेबिका की, ठीक है, तो ये जो कॉफ़ी का टाइप है ना, ये हाई क्वालिटी का है, कैसा, हाई क्वालिटी। और जो रोबेस्टा है, ठीक है, जो रोबेस्टा है ये अरेबिका के तुलना में इसका क्वालिटी लो है, लो क्वालिटी, ठीक है। चलिए हम लोग इसे भी देखते हैं, आपको आई होप कि पिक्चर दिखाई दे रहा होगा। ये है रोबेस्टा और ये है अरेबिका। अब दोनों में डिफरेंस आप कर सकते हैं। जो अरेबिका है इसका क्वालिटी अच्छा होता है, देखने से भी लग रहा है इसका क्वालिटी इसके तुलना में अच्छा है, और जो रोबेस्टा है इसका क्वालिटी लो होता है, और अधिकतर लोग अरेबिका को पीना पसंद करते हैं कॉफ़ी के रूप में, ठीक है। अब अगर हम बात करें कॉफ़ी का उत्पादन में, तो भारत का जो केरल है, ठीक है, तमिलनाडु है और कर्नाटक है, इन राज्यों में कॉफ़ी का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। आई होप समझ में आ गया होगा। कॉफ़ी उत्पादक राज्य अगर पूछें तो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटका, ठीक है। इसमें से अरेबिका और रोबेस्टा में सबसे बढ़िया क्वालिटी का अरेबिका है, ठीक। ये था अरेबिका और रोबेस्टा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब ये तो कुछ अजीब ही हमें लगा था कि ऐसे भी प्रश्न आते हैं क्या, तो जी हाँ, बिल्कुल आते हैं। जहाँ पे अर्थ का बात आता है, धन का बात आता है, तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट यही सब करते हैं। पूरे लॉकडाउन में सारे दुकान बंद होंगे, लेकिन ये जो बियर का दुकान है ये खुला रहेगा। तो चलिए प्रश्न को हम लोग पहले देख लेते हैं ना। बियर और विस्की के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किस फसल का उपयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये आप लोगों को भी पता होगा, जौ। जो जौ होता है इसका जो उपयोग होता है अधिकांशतः बियर और विस्की के उत्पादन में।
ये वही जौ है जिसका उपयोग हम लोगों के यहाँ जो शादी ब्याह होता है, ठीक है, शादी में इसका उपयोग किया जाता है, पूजा में, है ना, जौ का। ये जस्ट लाइक गेहूं के किस्म का होता है। देखने में ये गेहूं के समान ही लगता है इसका पौधा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा अलग होता है। तो इसका उपयोग बियर यानी कि एक पेय पदार्थ है और विस्की इसके उत्पादन के लिए किया जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया के जितने भी लोग हैं उनमें से अगर सबसे ज़्यादा पिए जाने वाले अगर पदार्थ की बात करें तो पहला है वाटर यानी पानी, दूसरा है टी यानी कि चाय, और तीसरा में आता है बियर और विस्की। ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस पौधे में थिन नामक उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कौन सा ऐसा पौधा है जिसमें थिन नामक उत्तेजक पदार्थ होता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चाय। ठीक है, जैसे हम लोग चाय जब पीते हैं तो क्यों पीते हैं? प्रश्न तो आता है क्यों पीते हैं चाय? तो एक चाय है और एक कॉफ़ी है, ठीक है। तो जब अगर हमें नींद आए, मतलब अगर इंसान को नींद आए तो कॉफ़ी पीना चाहिए नींद में, ठीक है। जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करते करते हमें नींद आने लगे तो हमें कॉफ़ी पीना चाहिए, ठीक। और यदि कोई काम करके हम थक गए हैं तो हमें थकान को दूर करने के लिए, किस चीज़ को? थकान को दूर करने के लिए हमें चाय पीना चाहिए। तो चाय में होता क्या है? तो यही जो थीन नामक जो पदार्थ होता है, तत्व होता है, वो चाय में पाया जाता है। अब ये करता क्या है जो थीन है? तो ये हमारा माइंड को एक्टिव कर देता है, ठीक है। बॉडी से यानी हमारे शरीर से जो थकान है उसे कम कर देता है, उसके ऊपर ये हावी हो जाता है। तो जो भी हमारा थकान होता है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा जायद फसल है? कौन सा जायद फसल? जैसे रबी, खरीफ और एक जायद होता है ना, तो वही है कि कौन सा फसल जायद होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सब्जियां। ये जायद फसल है, ठीक है। कैसे? तो चलिए हम लोग इसे भी देखते हैं। देखिए, इसे हम बना के रखे हुए थे तो सोचे कि इसको स्लाइड में ऐड कर लिया जाए तो अच्छा रहेगा। हमें अच्छा लगा इसलिए हम इसे ऐड कर लिए हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग जायद फसल को देखेंगे। तो जो जायद फसल है इसका जो बुआई होता है, यानी कि इसका जब हम लोग लगाते हैं फसल, तो मार्च से अप्रैल महीने में इसका बुआई होता है, ठीक है। और जून जुलाई में कटाई हो जाती है। मतलब अभी जो सीज़न चल रहा है ये कौन से फसल का? तो जायद फसल का। इसे हम लोग गर्मा फसल भी कहते हैं, जो गर्मी के दिनों में होता है, ठीक है। इसमें आ जाएगा आपका खीरा, ककड़ी, करेला, तरबूज, खरबूज, लौकी, ठीक है। अगर बात करें ऋतु की तो ये ग्रीष्म ऋतु की फसल है जो जायद है, ठीक है। जायद फसल ग्रीष्म ऋतु की फसल है। मार्च अप्रैल में बुआई, जून जुलाई में कटाई। अब खीरा, ककड़ी, करेला, तरबूज, खरबूज, लौकी इसमें आ जाएगा। अब प्रश्न में था खीरा ककड़ी तो है नहीं कहीं, मक्का है, जूट है, सब्जी है, चावल है, तो ये सब तो आएगा नहीं, ये आएगा नहीं। गर्मी में सब्जी में आ जाता है खीरा भी आपका, ठीक है। तो वो जायद फसल है, सब्जी। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसी से खरीफ फसल को। तो खरीफ फसल की जब बुआई होती है, जब जायद फसल का कटाई होता है उसके बाद बुआई हो जाता है खरीफ की, यानी जून जुलाई में इसका कटाई हुआ जायद का और जून जुलाई में खरीफ की बुआई भी होगी, ठीक है।
तो फिर कटाई कब होगी? तो कटाई अक्टूबर नवंबर के आसपास होगी। ठीक, अब इसमें क्या आ जाता है खरीफ में? तो धान आ जाएगा, मक्का आ जाएगा, ज्वार, बाजरा, मूंग, ठीक है, मूंगफली आ जाएगा, इसमें सोयाबीन आ जाएगा, लोबिया आ जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब इसको हम लोग वर्षा ऋतु की फसल कहते हैं, जो खरीफ फसल होती है। ठीक, ग्रीष्म ऋतु की जायद और वर्षा ऋतु की खरीफ। ठीक, जायद का जब कटाई होगा तो खरीफ का बुआई होगा। अब आगे चलते हैं रबी फसल की तरफ। रबी फसल का, अब देखिए, खरीफ का जब कटाई होगा तब रबी की बुआई होगी, यानी अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई होगी और मार्च अप्रैल में फिर कटाई हो जाएगी। ठीक है, इसमें गेहूं आ जाता है, जौ, चना, सरसों, मटर, आलू, लहसुन, प्याज, ये सब रबी फसल में आ जाती है। ठीक, अब जब रबी फसल की कटाई होती है मार्च अप्रैल में, उसी समय जायद की फिर बुआई हो जाती है। तो ये जो साइकिल है ना, ये साइकिल चलते रहता है, इसीलिए हमने इसे बनाया था। हमें लगा कि आप इसे स्लाइड में ऐड करके बताना चाहिए, काफ़ी मदद मिलेगा, तो इसलिए हमने इसको लेके आया। आई होप कि आपको भी समझ में आ गया होगा। चाहे तो आप इसे अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, इससे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा, गन्ने के विकास के लिए उपयुक्त तापमान की सीमा कितनी होनी चाहिए? शुगर कैन, जिसको गन्ना कहते हैं, ईख कहते हैं ना, अब उसके लिए आदर्श जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो कितना होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। ठीक है, अगर रेनफॉल यानी वर्षा की बात करें तो 85 कितने 85 सेंटीमीटर से लेके आपको 120 कितने 120 सेंटीमीटर तक बारिश चाहिए। ठीक, अगर मिट्टी की बात करें तो मिट्टी दोमट होनी चाहिए। ठीक है, मिट्टी कैसी होनी चाहिए? दोमट। ठीक, टेम्परेचर हो गया 21 से 27 डिग्री, रेनफॉल हो गया 85 से 120 डिग्री, और मिट्टी हो गया दोमट। ठीक है, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। ये चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आप गन्ने की उत्पादन की बात करें, ठीक है, देखिए ये रहा आपके सामने। आई होप कि आप देख रहे होंगे, तो आपको आपके आसपास अगर ऐसा गन्ने की खेती होती होगी तो आपको ध्यान आ रहा होगा। कुछ इसी प्रकार से खेतों में किसान लगे रहते हैं जब गन्ने की कटाई होती है। ठीक है, देखिए ये, तो अगर हम बात करें गन्ने की उत्पादन की, तो भारत में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में होता है गन्ने का उत्पादन। ठीक है, उसके बाद आता है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, फिर बिहार। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, अक्सर पूछे जाते हैं कि सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो फिर अगर हम वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में देखें, विश्व परिदृश्य में देखें, तो फिर क्या होगा? तो विश्व परिदृश्य में अगर हम बात करें गन्ने की उत्पादन का, तो जो सबसे ज़्यादा होता है वो ब्राज़ील में होता है गन्ने की उत्पादन। ठीक है, सेकेंड नंबर पर आता है इंडिया अपना, और थर्ड नंबर पे चाइना। तो पहले में ब्राज़ील, दूसरे में इंडिया, और तीसरे में चाइना। ठीक है, आई होप कि आपको मैप विजिबल होगा, समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भूमध्य सागरीय प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? तो करेक्ट ऑप्शन इज आंसर नंबर डी, खट्टे फल या नींबू की खेती के लिए, है ना। इस प्रकार के प्रश्न हम लोगों ने पहले भी किया था। अब आप देख लीजिए, जो भूमध्य सागरीय प्रदेश है वो विश्व में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो इधर आपका कैलिफोर्निया रीजन, ये आपका चिली का क्षेत्र। अब ये भूमध्य सागर के आसपास जितने भी देश हैं वो आ जाते हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखें ध्यान से, तो ऑस्ट्रेलिया का जो साउथ यानी दक्षिण का जो भाग है
वो इसके अंतर्गत आ जाता है, जो कि भूमध्य सागरीय प्रदेश के अंतर्गत। आपको ये भी पता होगा कि जो भूमध्य सागरीय प्रदेश है वहाँ पे नींबू या खट्टे फल यानी संतरा जैसे फसलों का उत्पादन अधिक होता है। और इन्हीं रीजन में जो वाइन इंडस्ट्री है, शराब उद्योग है, वो बहुत ही अधिक फले फूले हैं। इसलिए भूमध्य सागरीय क्षेत्र में शराब के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ब्राज़ील में स्थित सेल्वा क्या है? तो सेल्वा जो है वो भूमध्य सागरीय वन है। ठीक है, ये फॉरेस्ट है सेल्वा, ठीक, जो अमेजन बेसिन के क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक, अमेजन बेसिन में घने वन, सघन वन पाए जाते हैं, जिसे सेल्वा नाम दिया गया है। ठीक, ये ध्यान में रखना है आपको। अगले प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस देश की स्थानांतरित कृषि को तमराई के नाम से जाना जाता है? यानी कौन सी देश का जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है उसे तमराई के नाम से जानते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, थाईलैंड। जो तमराई शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है वो थाईलैंड में की जाती है। अब हम लोग एक टर्म समझते हैं कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या होता है। ठीक है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या होता है यानी स्थानांतरित कृषि क्या होती है। तो सपोज ये कोई बड़ा एरिया है, रीजन है, कोई एक स्टेट है। ठीक है, अब इस स्टेट में ये फॉरेस्ट एरिया है, फिर ये फॉरेस्ट एरिया है, मतलब किनारे किनारे जो भी क्षेत्र है ये फॉरेस्ट एरिया है। ठीक है, अब होता क्या है कि जो वहाँ के स्थानीय लोग होते हैं, ठीक है, किसी भी क्षेत्र के स्थानीय लोग या यूँ कहें कि जो आदिवासी होते हैं, जनजाति जो होते हैं, वो क्या करते हैं कि यहाँ पे जो जंगल लगा हुआ था इस जंगल को काट कर साफ कर देते हैं और वहाँ पे जो भी लकड़ी उसे जला देते हैं। तो ये क्षेत्र उनके लिए एक बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र हो जाता है, जहाँ पे वे 2 या 3 साल या 4 साल 5 साल तक खेती करते हैं। उसके बाद जब उस ज़मीन की फर्टिलिटी कम हो जाती है, उत्पादकता कम हो जाती है, तब वो मूव करते हैं अगले क्षेत्र की तरफ और अगले क्षेत्र में भी पेड़ काट कर सेम प्रोसेस करते हैं। यहाँ भी 4 साल 5 साल खेती का काम किए, फिर इसका भी फर्टिलिटी कम हो गया तो इसे छोड़कर नेक्स्ट की तरफ बढ़ जाते हैं और ये साइकिल चलते रहता है। ठीक है, अब जब इस क्षेत्र में आ गए, यहाँ से भी शिफ्ट कर गए आगे, यहाँ से भी शिफ्ट कर गए, तो अब 4 साल यहाँ, 4 साल यहाँ, 5 साल यहाँ, 4 साल, तो फिर से ये क्या 20 साल बाद ये क्षेत्र फिर से फर्टाइल हो जाएगा, है ना। तो लोग ऐसा ही कृषि करते हैं, यानी कि घूम घूम कर। ठीक है, वो किसी एक जगह स्थायी नहीं रह सकते और इसी को हम लोग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहते हैं। देखिए आपके सामने पिक्चर है, यहाँ पहले क्या था, पेड़ पौधे थे। अब इन सब पेड़ पौधों को काट कर ये लोग क्या किए, जला दिए। अब जलाने के बाद जो लैंड है वो फर्टाइल हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है अत्यधिक। तो जब तक उत्पादन अधिक होता है तब तक ये लोग वहाँ खेती करते हैं और जैसे ही उत्पादन कम होना शुरू हो जाता है लोग यहाँ से मूव करना दूसरे क्षेत्रों की तरफ शुरू कर देते हैं। अब ये लोग कहीं और जाके जंगल को साफ करके खेती करेंगे। तो ये होता है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। तो थाईलैंड में उसे तमराई नाम से जानते हैं। तो हम लोग कुछ और भी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो उसे भी हम लोग देख लेते हैं।
जैसे कि अगर बात करें श्रीलंका में, तो श्रीलंका में जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है उसे चेन्ना कहते हैं। ठीक है। अगर उत्तर पूरब भारत की बात करें तो इसमें झूम कहते हैं, झूम की कृषि, है ना। फिर अगर ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील में रोका कहा जाता है। वहीं मलेशिया और इंडोनेशिया में लदांग कहा जाता है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को। अगर आप फिलीपींस की बात करें तो कैगिन, क्या, कैगिन, और मिल्पा मैक्सिको, तावी मेडागास्कर। आप चाहें तो अपने तरीके से इसे याद रख सकते हैं, या तो आप शॉर्ट ट्रिक बनाइए या जो भी कीजिए, लेकिन याद तो करना पड़ेगा। तो ये था आज का हमारा सेशन, और ये है इसका आंसर की आज के 10 प्रश्न का। सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपको इस सेशन का PDF चाहिए तो हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको हर वीडियो की PDF आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दिया जाता है। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।